नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं तनुज गौरव फिर से आपके सामने हाजिर हूं आपसे एक संवाद के लिए। रैदास जी की एक पंक्ति है कि जब लगा नाता जाति का तब भक्ति कहां से होए, जब नाता तोड़े हरि भजय भक्त कहावे सो। वहीं कबीर जी की एक पंक्ति है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। रैदास और कबीर इन पंक्तियों के द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बहुत एक बराबरी के तौर पे देखा है और बनाया है, और इंसानों को उसके ज्ञान पे, उसकी बुद्धि पे तौला जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति पे। वो किस जाति में जन्म हुआ है उसको जन्म के आधार पे ना देखा जाए। ये बात कबीर और रैदास न जाने कितने सालों पहले कहकर चले गए, लेकिन मैं ये आज बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए आज मुझे दोहरानी पड़ी कि एक यादव समाज से आए हुए कथावाचक, मैं जाति का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि ये समझा पाऊं कि इस 70 साल के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक संरचना कैसे संचालित होती है, और ये समझना जरूरी है। इसलिए मैं जाति का नाम यहां अवश्य लूंगा कि एक यादव समाज से आया हुआ कथावाचक जब एक ब्राह्मण के गांव में कथा करने जाता है तो उसे कथा करने नहीं दिया जाता, और ना ही इतना ही सिर्फ नहीं, बदले में उसकी ये जुर्म के खिलाफ, जिसे जुर्म वो कहते हैं, इसकी जुर्रत हो गई कि एक तथाकथित ऊंची जाति के गांव में गया, एक तथाकथित नीची जाति का होकर उसके बाल मूंड दिए जाते हैं, उसको बांधकर पीटा जाता है, और खबर यह भी है कि उसे यूरिन पिलाया गया है। सवाल यह है कि इतनी ताकत इन लोगों के मन में, इतनी आत्मविश्वास, इतना मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ कैसे है? कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे? कैसे ये संचालित होती हैं कि इनको किसी चीज का डर नहीं है, ना कानून का, ना संविधान का, ना किसी न्यायालय का? कहां से इतना आत्मविश्वास ये ला पाते हैं? आप लोग कहेंगे एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक ताकत है, एक सामाजिक संरचना है जिसमें इनको ताकत मिलती है। ये सब ठीक बात है। तो राजनीतिक ताकत तो पिछड़ों के पास भी है। पिछले 20-30 सालों में पिछड़ों की सरकार काफी रही है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, आज भी है। फिर भी ये घटनाएं हो रही। आखिर क्यों हो रही? क्या राजनीतिक ताकत सिर्फ पर्याप्त है ऐसी हिंसा के लिए? एक सामाजिक संरचना बनने के लिए क्या सिर्फ राजनीतिक ताकत ही लगती है? नहीं। अभी एक सिविल सोसाइटी ने, पिछले 4-5 सालों की बात है, एक सिविल सोसाइटी ने एक सर्वे किया भारत में कि भारत के जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं उनके प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित हो पाए हैं, और अगर सुनिश्चित हुए हैं तो क्या उनकी जो आमूलचूल परिवर्तन होनी चाहिए वो हुई है या नहीं। उस सर्वे में उन्होंने पाया कि जो शहरी क्षेत्रों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो गांव के परिवेश से आते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी प्रतिनिधित्व तो बढ़ी है, उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, लेकिन उन्होंने पाया कि इनके खिलाफ, इनके अपने जगहों पर जहां से ये आते हैं, जहां से ये ताल्लुक रखते हैं, हिंसा बढ़ गई है। आखिर कौन सी चीजें हैं ऐसी, जब इनकी प्रगति हो रही है, इनका प्रतिनिधित्व भी धीरे धीरे कमोबेश पहले की तुलना में बढ़ रहा है, तो हिंसा किस बात की बढ़ी है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उस सर्वे में यह बताया गया कि इनकी पहली पीढ़ी, जो पीढ़ी तथाकथित ऊंची जातियों के यहाँ उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके गराज में, उनके फैक्ट्रियों में काम किया करती थी, और उनकी जो काम करने वाली लोग थे, उनकी अगली पीढ़ी शहरों से अच्छे पैसे कमाकर, सरकारी नौकरियों में जाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी गाड़ियों में उनके दरवाजे से होकर गुजरते हुए, मूछ ऐंठते हुए जब निकल जाते हैं तो उनको ये बात पचती नहीं है। बहुत अंदर से कचोट जाते हैं कि इनकी पिछली पीढ़ी इनके घरों में काम किया करती थी, और आज इसकी अगली पीढ़ी हमारे यहाँ, हमारे सामने से हमारे बराबरी के ओहदे पर बैठना चाहती है। ये हीन भावना, ये जलन की भावना उनके मन में पहले
हिंसा का रूप लेती है और बाद में शारीरिक हिंसा के रूप में बदल जाती है। और शारीरिक हिंसा का वो शिकार होते हैं जो व्यक्ति पहले से ही शोषित था, आज वो दूसरे के हीन भावना का शिकार होता है। और ये सर्वे में ये इंगित है कि ये कारण है उनके खिलाफ हिंसा बढ़ जाने का। मेरा सवाल ये नहीं था, और मैं इससे आगे की बात करने आया हूं आज आपसे। मैं एक गहरी बात करने आया हूं। ये बात तो वर्षों से पता है ना आपको कि इन समाज के लोग जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी हैं, जिनकी रूढ़िवादी सोच है, उनसे आपको लड़ना है। ये ऐसे हैं, जब इन्होंने बुद्ध को नहीं बख्शा, जब इन्होंने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार नहीं किया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किए, आज भी करते हैं, जब इन्होंने अंबेडकर तक को नहीं सराहा, अंबेडकर तक को इनको पचाने में दिक्कत हो गई, फूले, पेरियार, ऐसे अनगिनत मॉडल हैं जिनको इन्होंने बख्शा तक नहीं, जिनको इन्होंने सराहा तक नहीं। तो एक आम कथावाचक, एक आम व्यक्ति की क्या हैसियत है? इस संरचना से क्या उम्मीद है कि ये ऐसे आम लोगों की ये सराहना करेंगे, ऐसे आम लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे? बहुत मुश्किल है इस व्यवस्था में। तो ये बात जब पता है हम सबको कि ये उम्मीद करना कि आपसे ये अच्छा व्यवहार करें, आपको वो बराबरी का दर्जा दें, आपको ये हायरार्की में नीचे ना रखें, ये हमारी गलती है। और मैं ये हमारी गलती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये युद्ध है, ये जातीय हिंसा के खिलाफ युद्ध है, एक मानसिक तल पे युद्ध है और एक सोची समझी वैचारिक स्तर के खिलाफ युद्ध है। क्योंकि जब युद्ध आप कर रहे हैं तो आप शिकायत नहीं करेंगे, शिकायत की कोई जगह नहीं है युद्ध में। आप युद्ध में सिर्फ रणनीति बनाएंगे ताकि अपनी लड़ाई जीती जा सके, और पुरजोर तरीके से उस रणनीति को लागू करके लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हम पिछले 30 सालों से, 40 सालों से राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि आपने जिनको प्रतिनिधित्व दिया है, क्या आपने उनसे सवाल पूछा? इस देश में बहुत सारी तथाकथित पिछड़ी जातियों से आने वाली पार्टियां सरकार में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एक पब्लिक प्रोसेशन निकाला हो, एक रैली निकाली हो और ये सवाल पूछा हो कि ऐसा कोई भी घटना हो, ये पार्टी खड़ी रहेगी उसके पीछे, और ऐसी घटनाओं के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया? एक नाम नहीं बता पाएंगे। और उतना ही नहीं, मैं यहां तक कह रहा हूं कि सामाजिक तौर पे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत अनेक प्रकार, यादव समाज, यादव सेना, कुशवाहा सेना, कुर्मी सेना, अलग अलग जातियों के अलग अलग सेनाओं के संगठन बने हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या इन संगठनों में से किसी ने भी उस गांव में जाकर पूछा किसी से, एक संगठन के तौर पे, कि आपने इस समाज के से ताल्लुक रखने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों व्यवहार किया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है व्यवहार करने की? ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। किसी सेना और किसी संगठन ने यह नहीं पूछा जो इस समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। तो ये समाज किस चीज के लिए बना था? ये संगठन किस चीज के लिए बना है? अपनी जातियों का सिर्फ विस्तार करने के लिए या अपने से नीची जातियों का दबाने के लिए? याद रखिएगा, अगर जातीय हिंसा सिर्फ आपको तब दिखाई देती है जब आपके खिलाफ किया जाए, तब आप जाति विनाश के साथ नहीं है, तब आप एक सामान्य स्वार्थी मनुष्य हैं, जो आप बस अपने खिलाफ हुए हिंसा को विरोध में बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी जगह अगर हिंसा होती है और दूसरी जगह अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर संरचनात्मक तौर पे कोई हिंसा आपसे नीचे वाले तबकों के खिलाफ होती है, तब आप चुप हैं या उसको समर्थन देते हैं, तब आप जाति विनाश के खिलाफ
विनाश के साथ नहीं है। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आपसे जो नीचे हैं उनका हम शोषण भी कर लें और आपसे जो ऊपर है उसके साथ बराबरी का ताल्लुक रखें, तो पैकेज में सब आता है। आपको ऐसा नहीं मिलने जा रहा है दोनों हाथ में लड्डू। और यही मूर्खता इस व्यवस्था को बहुत दिन तक चलाने में कामयाब रही है। क्योंकि आप एक बात बताइए कि कितने लोग, जो मैं उन समाज की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास यह प्रिविलेज है जातीय सर्वोच्चता का अहंकार और दंभ भरने का, मैं उनसे पूछ रहा हूं सवाल, जो शोषित हैं, जो अपने आप को पीड़ित कहते हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं बराबरी का, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कितने लोग जाति विनाश के साथ हैं, जातीय हिंसा के खिलाफ हैं पूरे तौर पे, चाहे वो किसी के साथ हो रहा हो, आपके नीचे वाले या आपके ऊपर वाले या आपके साथ। एक बार इस पे विचार कीजिएगा। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एम.एन. श्रीनिवासन एक बड़े विचारक हुए। उन्होंने संस्कृतायेशन का एक सिद्धांत दिया है और उन्होंने कहा है कि जो बहुजन समाज है, जिसकी आबादी लगभग दावा किया जाता है अलग अलग संगठनों द्वारा 70-80% के लगभग, कि इन संगठनों के बीच एक ऐसा समुदाय है, इन समाजों के बीच एक ऐसा समुदाय रहता है जो एम.एन. श्रीनिवासन कह रहे हैं कि एक ऐसा समुदाय है जो तथाकथित ऊंची जातियों की तरह रहना, सीखना, चलना, बोलना, पहनना चाहता है, उनके आभा मंडल से प्रभावित है, और ये मानसिक गुलामी है। आप तीनों चीज एक साथ नहीं रख सकते। क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको न्याय सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, स्वार्थ से भरा नहीं है, ये एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। और व्यवस्था जब बनती है मांस से तो तोड़ी भी जाएगी मांस से। इसलिए मानसिक तौर पे लड़ाई पहले लड़नी होगी आपको, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा एकता के साथ लड़ी जाएगी। और अगर आप पूरे उस बहुजन के सिद्धांत में यकीन रखते हैं तो आपको एक यूनिटी, एक मुट्ठी बनाकर लड़ना होगा, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय नहीं है। और एक बात कि लड़नी कैसे चाहिए, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आखिर तरीके होने चाहिए। तो एक ग्राम्स्की एक विचारक हुए, इटली के रहने वाले हैं। नेपोलियन ने उनको बहुत दिन तक जेल में रखा। उन्होंने बहुत अच्छा एक सिद्धांत दिया है। अंग्रेजी में वो लिखते हैं कि वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैन्योवर। वॉर ऑफ पोजीशन का अर्थ है पहले लड़ाई मानसिक तल पे, पहले लड़ाई इस बात के लिए कि इस बात दिमाग से ये बात निकाला जाए कि कोई आपसे बेहतर है, कोई आपसे ऊंचा है, कोई आपसे जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, समाज में, देश में, कहीं भी। इस मानसिक तल को नष्ट करने की जरूरत है। जिस दिन ये व्यवस्था ये आपको समझा पाने में कामयाब हो गई कि आप जन्म के आधार पे किसी से नीचे नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस दिन आप असली लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और ग्राम्स्की कहते हैं कि जिस दिन ये पूरी कौम, पूरी समाज इस मानसिक तल पे तैयार हो जाए, उस दिन लड़ाई शारीरिक तौर पे की जा सकती है। मसलन कोई अगर हिम्मत न करे कि किसी का जबरदस्ती सिर मुड़ दे, कोई जबरदस्ती किसी को यूरिन पिला दे, आपका सेल्फ डिफेंस राइट है, आप प्रतिरोध करेंगे। और यही है फिजिकल, जिसको आप उसको नाम देते हैं वॉर ऑफ मैन्योवर। पहले वॉर ऑफ पोजीशन, फिर वॉर ऑफ मैन्योवर। यहां तक कि बिपिन चंद्रा ने लिखा है, ग्राम्स्की को कोट करते हुए, कि ये फिलॉसफी, ये दर्शन गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया। गांधी इस तरीके से यूज करते हैं कि जब वो भारत आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ी ऐसी आबादी है रहने वाली भारत की, जो ये मानती है कि अंग्रेज बहुत महान है, बहुत सभ्य हैं, और वो यहाँ अगर रहते हैं तो भारत के लोगों का कल्याण होगा। और गांधी इस बात को तोड़ने के लिए बहुत दिन तक मेहनत करते हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें ये यकीन दिलाए कि अंग्रेज महान नहीं है, सभ्य नहीं है,
वो आपको गुलाम बना के रख रहे हैं, आपसे काम लेना चाह रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं और अपना लाभ ले रहे हैं। इस चीज पर, इस तल पर बहुत दिन गांधी ने मेहनत किया। और याद होगा जब उनको लग गया कि क्राउड तैयार हो गई है, मेंटली मास तैयार हो गया है, तब उन्होंने 1942 में हिंसा रोकने का इजाजत नहीं दिया, हिंसा रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि अब जो मास है मेरे बिना भी लड़ाई लड़ सकती है। और बिपिन चंद्रा का ये कहना है कि ग्राम्सी को अगर सही से किसी ने अप्लाई किया तो वो गांधी थे। ये लड़ाई जाति के खिलाफ इस तरीके से लड़ी जानी चाहिए, अन्यथा ये लड़ाई बहुत सतही होगी, ये लड़ाई बहुत छिछली होगी। और आए दिन आपने इटावा का घटना देखा, कुछ सालों पहले हथरस का घटना था, ऐसे अनेक ऊना का केस था, ऐसे अनेक प्रकार के केस आपके सामने आते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के सहारे बैठे। ये बात यहां से बननी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके की गुनागणित देखेंगे, उनको चुनावी गुनागणित भी बैठाना है। आपको न्याय सुनिश्चित करना है तो चुनावी गुनागणित से दूर रहना होगा। और न्याय सुनिश्चित करने वाली पार्टियां अगर कोई खड़ी होती है तो उनको सराहा जाएगा और उनसे सवाल भी पूछा जाएगा, जो पार्टियां दावा तो कर रही हैं लेकिन खड़ा नहीं हो रही। और इस बात को समझिए कि आप कथावाचक हैं, ठीक बात है, आपका राइट है, आप किसी प्रोफेशन को चुनने का आप करते हैं, आपका इंटरेस्ट है किसी भी तरीके से। लेकिन आप जिस चीज के खिलाफ लड़ाई शुरू किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जिस चीज के खिलाफ लड़ाई शुरू किए हैं, फूले जिस चीज के खिलाफ लड़ाई किए हैं, क्या एक वैज्ञानिकता की बात करते थे वो? और आप अगर किसी चीज में वैज्ञानिकता को नहीं देख पाते हैं, तार्किकता को नहीं देख पाते हैं, तो ये वही बात हो गई कि जिससे लड़ने चले थे वैसे ही बन गए। प्रतिनिधित्व हर जगह नहीं चाहिए। बहुत लोगों ने बोला, बहुत अतिवादी संगठन हैं धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे, जो जातीय हिंसा फैलाते हैं, जातीय विभेद फैलाते हैं छोटी छोटी बात पे, लेकिन न्याय सुनिश्चित नहीं करेंगे जातीय आधार पे। उनको जातीय सर्वोच्चता स्थापित करनी है, उनको धार्मिक सर्वोच्चता स्थापित करनी है। तो ऐसी पार्टियों और ऐसे संगठन के लिए मैं कह रहा हूं कि क्या उनके पास इन सारे न्याय के लिए कोई उपाय है? और वो और हम, अगर हम जो न्याय सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं और वैसे संगठनों में भी प्रतिनिधित्व मांगते हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए। अगर कोई धार्मिक अतिवादी संगठन है और आप कह रहे हैं कि जातीय आधार पे मुझे उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप प्रतिनिधित्व धार्मिक अतिवाद फैलाने के लिए क्यों लेना चाहते हैं? आपका उस संगठन के खिलाफ पूरे तौर पे विरोध होना चाहिए। आप लड़ाई प्रतिनिधित्व का कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं। आप क्या किसी दूसरे समुदाय को मारने के लिए कोई प्रतिनिधित्व लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हर संगठन में, हर अतिवादी संगठन में धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे जो संगठन बनी है, जो दूसरे को मारने काटने की बात करती है, वैसे संगठनों में प्रतिनिधित्व की बात करना एक तरीके का आप गेंद उसके पाले में डालना है। इसलिए जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप वैसे नहीं बनेंगे, आप वैज्ञानिकता को बचाएंगे, तार्किकता को बचाएंगे, आप वैसे प्रोफेशन को चुनेंगे जिसमें बहुत रेशनैलिटी है, बहुत साइंटिफिसिज्म है। और तब असली लड़ाई होगी एक सामाजिक न्याय की, हमारे जो बहुजन रोल मॉडल रहे हैं उन सारे लोगों की, और तब एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक फेयर तरीका, एक सुगम तरीका और एक तार्किक व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। उम्मीद है कि हम इस पे और आगे बात करेंगे। आपको पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, आपकी नाराजगी, आपकी स्वीकार्यता आपके हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत तरीके से स्वागत किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।